दोस्तों वो मना लेता है मुझको नाराज होने से पहले, वो मना लेता है मुझको नाराज होने से पहले। कौन? मेरा दिमाग और कौन? लेकिन दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है। कौन? कौन? मेटल। किसकी बात कर रहा हूं? मेटल के बिगड़ने की बात कर रहा हूं। यानी आज के सेशन में यार आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, वादा किया है तो कोरोजन पढ़ाना तो पड़ेगा। इस सेशन में यार कोरोजन को हमें डिस्कस करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल की हमें बात करनी है। कोरोजन क्या है? आइए सबसे पहले यार इसकी बात करें। कोरोजन क्या है? देखिए, कोरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल और एलोय। हाँ, एलोय भी हो सकता है, उसमें भी मेटल मौजूद होगी, उसकी डिस्ट्रक्शन को भी क्या बोलेंगे? उसे भी यार कोरोजन बोला जाएगा। और किस प्रकार से होगी ये डिस्ट्रक्शन, किस प्रकार से मेटल बिगड़ जाएगी, मेटल खराब हो जाएगी? देखिए, बाय एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। एटमॉस्फेयर में क्या होंगे? गैसेस होंगी, O2 मिल रहा होगा, वाटर वेपर्स होंगे। यानी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की बात की गई है। ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स H2, O2 और इस टाइप की गैसेस देखिए CO2, SO2, ये हमें एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स मिल रहे होंगे, जिससे यार मेटल रिएक्ट होने के बाद बिगड़ जाएगी। कैसे? देखिए, आयरन रिएक्ट होगा इन कंपोनेंट्स के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्म होगा Fe2O3 डॉट XH2। ये क्या है? ये रस्ट है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। जी हाँ। और देखिए यार, क्या केवल आयरन के केस में ऐसा होगा? जी नहीं, काफी सारे मेटल्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है, कोरोजन होता है। हाँ, नोबल मेटल्स की बात अगर ना की जाए, जो कि कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उन केसेस में देखिए इस प्रकार से ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना आसानी के साथ नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अगर सिल्वर मेटल हुई तो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हुए Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना रही होगी। ये भी इसका क्या है? कोरोजन है। इसका कलर यार ब्लैक होता है। ठीक है, इसका कलर ब्राउन मिलता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, और देखिए इसके अलावा देखिए कॉपर के केस में भी यार कोरोजन होगा। क्या आप जानते हैं? कॉपर के केस में देखिए इस प्रकार से क्या बन रहा होगा? कॉपर से आपको मिल रहा होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 CuOH ट्वाइस। इसका कलर ग्रीन मिलता है। ठीक है जी, ये किसका कॉम्बिनेशन है? CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3 ये है। तो इस प्रकार से कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है। मामला क्लियर है? तो इस प्रकार से यार डिस्ट्रक्शन होगा मेटल का, बिगड़ना यहां पर क्या है? कोरोजन है। ये आपके सामने है। ये बिगड़ी हुई मेटल कौन है? ये आयरन मेटल है। ये कुछ कीलें आप देख रहे हैं आयरन की, और इनके ऊपर देखिए जो आप रेडिश ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये कोरोजन की वजह से हुआ है। और कोरोजन की वजह से यार किसकी फॉर्मेशन होगी? देखिए यहां फॉर्मेशन होगी Fe2O3 डॉट XH2 की, जिसे आप रस्ट भी बोलते हैं। ये कौन सी मेटल है? इन बाबा की ऐसी हालत किसने की है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यार ये मेटल सिल्वर मेटल है। ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं बाबा के फेस पर, ये देखिए इसकी फॉर्मेशन की वजह से है, Ag2S की फॉर्मेशन की वजह से है। यार इसको कौन नहीं जानता? ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका बना होगा? कौन सी मेटल होगी? कॉपर मेटल होगी। देखिए ये आपके सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेटल के साथ है जो कोरोडेड नहीं है, कॉपर मेटल जो कोरोडेड नहीं है। ये कॉपर मेटल से बना है। याद है कि कोरोजन नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये ऐसा हो गया यार, ग्रीन हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम आपने सुना हो? अरे जानते होंगे आप। तो देखिए इसका कलर कैसा है? ग्रीन है इसका कलर। क्यों है?
देखिए ग्रीन कलर इसका CuCO3.CuOH ट्वाइस, इसकी फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से हुआ है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर मिलता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा? अगर यार सरफेस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा होगा तो इसका कलर भी ग्रीन होगा। जी हाँ, एक्चुअल कलर देखिए इसका, अगर कोरोजन नहीं था तो ऐसा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोरोजन हो गया, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन हुई कॉपर की और बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिलता है तो ग्रीन कलर मिलता है। तो आजकल यार ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये ऐसा नजर आता है। पहले जब कॉपर यहां पर देखिए कोरोडेड नहीं था तो उस केस में देखिए ऐसा नजर आ रहा था। ये कलर किसका है? ये यार कॉपर का कलर है। और ये देखिए ये कॉपर सरफेस पर इस प्रकार से बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से इसका ग्रीन कलर हो गया। चलिए भाई, कोरोजन की डेफिनेशन देख ली है। कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मेटल का कोरोजन होता है तो रिडॉक्स प्रोसेस होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, रिडॉक्स प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस मिलती है। और यार इससे मेटल बिगड़ जाती है, जी हां, प्रॉपर्टी चेंज होती है। और यार मेटल का बिगड़ना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए यार काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है मेटल को सुधारने में या फिर कोरोजन से बचाने में। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, यहां पर कोरोजन होगा, रिडॉक्स प्रोसेस होगी, एनोड और कैथोड की कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोसेसेस की बात करनी होगी, नेट प्रोसेस की बात करनी होगी। और यार वह मेटल पीस जिसका कोरोजन हो रहा है वह सेल की तरह बिहेव कर रही होगी। किस प्रकार से सेल की तरह उसका बिहेवियर होगा इसकी बात भी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में। लेकिन हमारे सिलेबस में जो कोरोजन डिटेल में है यार रस्टिंग ऑफ आयरन है। आपने काफी सारा इंतजार किया, प्यारे प्यारे मैसेज आपने मुझे किए कि सर कोरोजन पढ़ाइए जल्दी से। तो यार मेरे मन में भी इच्छा हुई कि हाँ, प्यारे बच्चों को कोरोजन का लेक्चर प्रोवाइड करना है। यूट्यूब पर कोरोजन का लेक्चर 11th-12th क्लास के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन काफी कम अवेलेबल है। आप मुझसे चाहते थे कि यार मैं आपको डिलीवर करूं, तो मुझे ये भी पता था एनसीईआरटी बुक में कोरोजन के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, इसके अलावा भी काफी कुछ आपको जानना चाहिए। तो मैं यार मेंटली प्रिपेयर हुआ कि हाँ यार आपको यार एक शानदार कंटेंट प्रोवाइड करना है, और आपकी दिल की बात मैंने सुन ली है, तो इसलिए लेक्चर लेने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हो गया हूं। अपनी तरफ से मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कोरोजन आपके दिल और दिमाग में बस जाए। मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि आपकी दिल और दिमाग में कोरोजन हो जाए मेरी बात का मतलब इतना सा है कि कोरोजन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो यार ये कहानी अगर आपने यहां से अंडरस्टैंड कर ली है तो अब हम कोरोजन के मैकेनिज्म को जानने से पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, यानी किन फैक्टर्स पर कोरोजन की रेट डिपेंड करती है। देखिए इसके बाद ही तो यार हम जान पाएंगे कोरोजन किस प्रकार से हो रहा होगा, इससे हमें बेसिक आइडिया हो पाएगा और प्रिवेंशन टेक्निक में भी काफी ज्यादा हमें मदद मिल पाएगी या फैक्टर्स अफेक्टिंग से। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोरोड्स रेडली, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ई नोट ओपी, काफी बार आप मैसेज में लिखते हैं ओपी ओपी, अब देख लीजिए ई नोट ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी, ज्यादा हुआ यानी ऑक्सीडाइज होने की ईज, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो यहां पर बस आपको इतना ही ख्याल रखना है कि वो सभी मेटल जल्दी कोरोड होंगे जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। और ये कैसे चेक होगा ये मेटल जल्दी से ऑक्सीडाइज होगी, ये देरी से ऑक्सीडाइज होगी, ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता चुका हूं। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी यार ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मामला क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर में क्या होगा, देखिए एयर एंड मॉइस्चर में इस प्रकार से SO2 CO2 H2O वेपर्स होंगे, ठीक है ना, H2O वेपर्स होंगे, H2O वेपर्स होंगे।
दे फेवर फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या कर रहे होंगे? फेवर कर रहे होंगे। किस प्रकार से रस्टिंग के लिए फेवर कर रहे होंगे, ये आप रस्टिंग के मैकेनिज्म में जान पाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। पानी के वेपर्स SO2 CO2 SO2 CO2 O2 गैस कोरोजन में मदद कर रही होंगी। अगर वैक्यूम होगा, आयरन कोरोड नहीं कर पाएगी। गैस होगी नहीं, पानी होगा नहीं, तो यार कोरोजन नहीं हो पाएगा। इन वैक्यूम कोरोजन डज नॉट टेक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा क्यों होगा? ये गैसेस ऐसा क्या करती हैं? पानी का क्या रोल है? ऐसी क्यूरियोसिटी मुझे लगता है आपके दिमाग में होगी जानने की कि यार पानी क्या करता है, गैसेस क्या करती हैं। रुकिए जरा, ठहरिए, आपको सब बताया जाएगा। उससे पहले यार ये नोट कर लें, इन वैक्यूम corrosion does not take place गैस नहीं होंगी, पानी की बूंदें नहीं होंगी, वेपर्स नहीं होंगी, तो यार कोरोजन नहीं होगा। ठीक है जी, मामला क्लियर है। कैसे होगा कोरोजन? और ये गैसेस नहीं होंगी और पानी की बूंदें नहीं होंगी, मॉइस्चर नहीं होगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा कोरोजन? ये आप जान पाएंगे यार कोरोजन के मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म जानने के लिए आपको करना होगा इंतजार। उससे पहले कुछ और फैक्टर्स को आप जान लीजिए, साथ में काफी सारी बातें कर लेंगे मैकेनिज्म में। ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। यार प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? देखिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यार कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होगी, आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे हालात में सेल रिएक्शन, जी हाँ, कोरोजन के टाइम मेटल किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? सेल की तरह बिहेव कर रहा होगा। जो मेटल पीस है, जहां देखिए कोरोजन की बात हम करने वाले हैं, जहां कोरोजन होगा वहां यार सेल रिएक्शन होगी। एनोड की कोरस्पॉन्डिंग हाफ सेल की बात करेंगे, कैथोड की कोरस्पॉन्डिंग हाफ सेल की बात करेंगे, दोनों को ऐड करने से सेल मिल रहा होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इससे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आयंस की मूवमेंट ज्यादा होगी और यार इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी ज्यादा होगी। तो कोरोजन यार ज्यादा रेट के साथ हो पाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा। इलेक्ट्रोलाइट मदद करता है कोरोजन में। क्या इंप्यूरिटीज भी मदद करती हैं? जी हां, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन। अगर इंप्यूरिटीज होंगी तो इंप्यूरिटीज होने की वजह से भी कोरोजन की रेट इंक्रीज हो सकती है। जी हाँ, इंप्यूरिटीज से अगर आयंस मिलते हैं, मोबिलिटी ज्यादा हो सकती है आयंस की, बिल्कुल कंडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। सेल रिएक्शन जो है ज्यादा स्पीड के साथ इंप्यूरिटी होने की वजह से प्रोसीड कर सकती है। इंप्यूरिटीज की वजह से भी यार रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो सकती है। इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया है? अगर यार इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया तो आगे देखिए, स्ट्रेन्स इन मेटल, स्ट्रेन्ड मेटल्स आर रेडली कोरोडेड। आपको इतना ही बताना चाहूंगा, जहां पर बैंड्स होंगे, क्रैक्स होंगे, निक्स होंगे, वहां यार कोरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे बैंड होगा यानी स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन पड़ रहा होगा, वहां यार बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आयरन का ऑक्सीडाइज होना आसान हो जाएगा, कोरोजन आसान हो जाएगा। क्लियर है? क्रैक्स होंगे तो यार वहां से आयरन का ऑक्सीडाइज होना, आयरन का वहां उस क्रैक से बाहर आना, किस फॉर्म में? आयरन 2+ की फॉर्म में। क्यों आयरन 2+ की फॉर्म में, ये आपको बताया जाएगा। तो वहां से यार आयरन 2+ का सरफेस से बाहर आना क्या होगा? फिजिबल होगा, यानी ऑक्सीडाइज होना फिजिबल होगा। क्रैक होगा, अगर बेंड होगा, स्ट्रेन होगा, वहां बॉन्डिंग कमजोर होगी, वहां से आयरन का ऑक्सीडाइज होना क्या होगा यार? आसान होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? स्ट्रेन होगा तो क्या होगा? फास्टर रेट के साथ कोरोजन होगा, उस रीजन में कोरोजन फास्टर रेट के साथ मिल रहा होगा जहां पर देखिए बेंड है या किसी प्रकार का स्ट्रेन है। टेम्परेचर से क्या होगा?
राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन। यार टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आयंस की मूवमेंट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आयंस की मूवमेंट ज्यादा होगी, यार कोरोजन की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा करने पर मोबिलिटी इंक्रीज होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। मामला क्लियर है? ये डायग्राम जल्दी से बना लें। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन की हमें बात करनी है, एनोडिक साइड और कैथोडिक साइड को हमें अंडरस्टैंड करना है। इस डायग्राम को, इस सुंदर से डायग्राम को अपनी नोटबुक में जल्दी से बना ले, किसी प्रकार की देरी ना करें। अगर आप इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने पूरी क्लैरिटी के साथ डायग्राम बना लिया है, वीडियो को पॉज कर लें, जल्दी से बना लें। नहीं बनाया है, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस डायग्राम को जल्दी से बना ले। बना लिया है? वेरी गुड। अब देखिए, यहां आप क्रैक देख रहे हैं, यहां आप उबड़ खाबड़ रीजन देख रहे हैं, जहां से आयरन का ऑक्सीडाइज होना, आयरन का आयरन 2+ में जाना बेहद आसान है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आयरन ऑक्सीडाइज होगा, आयरन 2+ में जाएगा। और यार आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब ये आयरन 2+ में जा रहा होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू 0.44 वोल्ट मिलती है। ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल होगा जी, ऑक्सीडाइज हो गया है। ये साइट किसकी तरह बिहेव करेगी, इस प्रकार से आयरन 2+ में अगर जा रहा होगा तो यार ये साइट हो जाएगी एनोडिक साइट। कैसी साइट हो जाएगी, एनोडिक साइट हो जाएगी ये। और ये देखिए आयरन 2+ में गया है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। नो टेंशन यार, 2 इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे जहां हम रिडक्शन की बात कर रहे होंगे, जहां पर H+ आयंस की अवेलेबिलिटी होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे। उससे पहले देखिए, यहां से जो आयरन ऑक्सीडाइज हो पाया है, मतलब आयरन 2+ की फॉर्म में जो आयरन आपको मिल पाया है, तो ये आयरन 2+ दूसरे रीजन में फ्लोट करता हो चला जाएगा। वहां क्या होगा, वहां यार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आयरन 2+ आयरन 3+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस प्रकार से Fe2O3 बना रहा होगा, और वहां देखिए जाकर ये रस्ट बना रहा होगा। Fe2O3 का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि सरफेस पर पानी है, मॉइस्चर है, और उसमें काम हुआ है जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, ये ऑक्सीजन जैसे ही इस आयरन 2+ के साथ कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, इस एनोड की तरह काम किया, यहां से आयरन 2+ यहां पहुंच गया, तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ। इसको स्विमिंग पसंद है अरे यार, आयंस पानी में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनकी मोबिलिटी रहती है पानी में। तो इस प्रकार से इस रीजन में जैसे आयरन 2+ पहुंच पाएगा और O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो पाएगा, Fe2O3 बन पाएगा और पानी इसके साथ एसोसिएटेड होगा, तो इस प्रकार से रस्ट यहां पर ब्राउन कलर का बेहतरीन अंदाज में आपको मिल रहा होगा। वैसे तो अच्छी बात नहीं रस्ट का बनना, बट मैंने इसलिए बोल दिया यार इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि बेहतरीन अंदाज में मिल रहा होगा और हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वैसे कोरोजन मिलना अच्छी बात नहीं है, इसे यार मेटल बिगड़ जाती है, इंसान बिगड़ जाता तो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये तो मेटल है, एक बार बिगड़ गई तो फिर यार मेटल को ठीक करना बड़ा डिफिकल्ट है। इंसान को ठीक करने में ही बहुत मुश्किल एफर्ट्स लगते हैं, तो ये तो मेटल है, इसे ठीक करने में भी काफी एफर्ट्स लग रहे होंगे। इनफैक्ट कोरोजन से मेटल को बचाने में भी काफी एफर्ट्स लग रहे होंगे। इस प्रकार से ऑक्सीडाइज होने से मेटल को रोकना होगा। क्या हुआ एक बार फिर से देख ले, आयरन 2+ तक गया, फिर O2 की प्रेजेंस में तब्दील हुआ आयरन 3+ में, और इस प्रकार से देखिए Fe2O3 डॉट XH2 की फॉर्मेशन होगी, और ये किसी और रीजन में जाकर आगे चलकर सरफेस पर कहीं पर क्या बना रहा होगा, रस्ट बना रहा होगा। ब्राउन कलर का आपको सॉलिड मिल जाएगा सरफेस पर डिपोजिटेड फॉर्म में, जिसे आप क्या बोल देंगे, रस्ट बोल देंगे। ठीक है, और ये पाउडर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से आपको सरफेस पर मिल रहा होगा। क्या ये सरफेस के साथ चिपका हुआ होगा, हाँ चिपका हुआ होगा। आप इसको खुरच खुरच कर आप इसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमिंग प्रोसेस से आप इसको अलग कर पाएंगे, नो टेंशन। इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। आयरन जब ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन 2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो यहां से यार ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए उस रीजन तक ट्रेवल कर रहे होंगे जहां इनको
H प्लस आयंस मिल पाएंगे, वहां तक ट्रेवल कर रहे होंगे। ये देखिए यहां तक ट्रेवल कर रहे होंगे, यहां मौजूद हैं H प्लस आयंस। कैसे आयंस मौजूद हैं यहां पर? H प्लस आयंस। अब आप सोच रहे होंगे ये H प्लस आयंस कहां से आए हैं, ये कुदरत का कौन सा करिश्मा है, ये H प्लस आयंस कहां से आए हैं यार? ये H प्लस आयंस आए हैं एसिड रेन से। कहां से आए हैं? एसिड रेन से। आप जानते हैं काफी सारे एसिडिक गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, तो रेनी सीजन में क्या होगा, इस प्रकार से CO2 गैस पानी के साथ रिएक्ट हो रही होगी, कार्बोनिक एसिड बन रहा होगा, तो यहां से H प्लस मिल पाएगा। जी हाँ, पानी में कार्बोनिक एसिड होगा तो यहां से H प्लस मिल पाएगा। सिमिलरली SO2 गैस रेनी सीजन में पानी के साथ रिएक्ट होगी, इस प्रकार से H2SO3 मिल रहा होगा। तो H प्लस आयंस यहां से मिलते हैं, ये होंगे H प्लस आयंस के सोर्स। ठीक है, तो ये H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन को पाते ही O2 के साथ रिएक्ट करना चाहेंगे। एटमॉस्फेयर में यार O2 मिलते हैं और पानी में डिसोल्व भी होगी O2। ठीक है, O2 की सप्लाई देखिए यहां एटमॉस्फेयर से हो रही होगी और पानी में डिसोल्व भी होगी। तो इस प्रकार से जैसी H प्लस आयंस 4H प्लस आयंस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस प्रकार से देखिए कंबाइन हो रहे होंगे, तो रिएक्टिव हाइड्रोजन बन रहे होंगे। जी हाँ, जीरो चार्ज के साथ रिएक्टिव हाइड्रोजन मिल रहे होंगे। जब ये रिएक्टिव हाइड्रोजन यहां से देखिए H प्लस और इलेक्ट्रॉन के कंबाइन करने की वजह से मिल रहे होंगे, ये रिएक्टिव हाइड्रोजन O2 के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पानी की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई। स्टेबल कंपाउंड तो यही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इस प्रकार से यार इलेक्ट्रॉन का गेन हो, रिडक्शन हो, किसकी रिडक्शन हो? O2 की रिडक्शन हो, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन है। और आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 तक तब्दील हुआ है। तो यार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हुई है। इसका भी यार जो ई नोट होगा ये पॉजिटिव मिल रहा होगा, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा ये पॉजिटिव मिल रहा होगा। कितनी वैल्यू होगी इस प्रकार से? अगर रिडक्शन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी? 1.23 वोल्ट होगी। इसके लिए कितनी वैल्यू होगी? 1.23 वोल्ट होगी। अगर यार ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगी इस टाइप की? फिजिबल होगी। और यहां देख लो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका ये 0.44 वोल्ट है। ठीक है जी, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी ये प्रोसेस भी फिजिबल होगी। इस प्रकार से इस रीजन में ये जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज हुआ और इस रीजन में H प्लस यहां देखिए इस प्रकार से O2 को फैसिलिटेट करता है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए, इसकी रिडक्शन के लिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिएक्टिव हाइड्रोजन बनेंगे और ये देखिए O2 के साथ रिएक्ट हो रहे होंगे और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? आपको फाइनली वाटर मिल जाएगा। मामला क्लियर है कि नहीं है? अगर यार आपको ये कहानी क्लियर है, ये कहानी क्लियर है, तो इसको यार स्टेप बाय स्टेप भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एट वन स्पॉट आयरन मेटल ऑक्सीडाइजेस इनटू आयरन 2+। ठीक है जी, दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड। मैं बात कर रहा हूं इस प्रकार से यार आयरन के ऑक्सीडेशन की। Fe gives us Fe2+, और यार 2 इलेक्ट्रॉन का देखिए लॉस हुआ है। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन हुआ है और यार इसका पोटेंशियल जब मेजर किया गया तो मिलता है 0.44 वोल्ट, यानी ये प्रोसेस फिजिबल होगी। ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE से आप चेक कीजिए, अगर ई ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो इस प्रकार से डेल्टा G क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी प्रोसेस क्या होगी? फिजिबल होगी। अब इस प्रकार से जो आयरन 2+ होगा, ये आयरन 2+ आयंस फ्रॉम वन स्पॉट मूव थ्रू पानी water on surface of iron which are further oxidized by atmospheric O2 to iron 3+. It comes out on the surface in the form of rust. देखिए क्या कहना चाहता हूं, जो आयरन 2+ आयंस यहां से बन पाए थे, ये आयरन 2+ आयंस फ्लोट करते हुए कहां पहुंच जाएंगे? कहीं दूसरे स्पॉट तक पहुंच जाएंगे। आयरन 2+ आयंस मूव फ्रॉम वन स्पॉट, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ आयरन, कहीं दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। स्पॉट तो मैंने वैसे ही बोल दिया, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब
ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहां पर क्रैक मिल रहा होगा वहीं जाकर ही रस्ट मिलेगा। जहां क्रैक होगा यार वहां से तो आयरन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रख रहा होगा, वहां से आयरन 2+ मूव करता हुआ कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पर देखिए आराम से O2 के साथ ये कंबाइन हो पाए, रिएक्ट हो पाए। इससे क्या होगा, इससे यार फॉर्मेशन हो पाएगी Fe2O3 की। देखिए किसी दूसरे पॉइंट तक ये इस प्रकार से आयरन 2+ पहुंच जाएगा और इस प्रकार से रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से रस्ट की फॉर्मेशन हुई है, आइए इसकी बात करें। जो आयरन 2+ ये O2 के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा, और यार ये पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करना चाहेगा। क्या बनेगा, ये 4 होंगे, ये 4 होंगे, फॉर्मेशन होगी Fe2O3.XH2O की। इस प्रकार से रस्ट मिल रहा होगा। इसको अगर यार बैलेंस किया जाए तो यहां पर Fe2O3 कितने होंगे, 2 होंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स को आप बाद में भी अटैच कर लेंगे तो भी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इनको बाद में अटैच कर लेंगे, नहीं तो बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। इनको आप बाद में अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 8+ चार्ज है लेफ्ट साइड। मुझे लगता है इस प्रकार की फॉर्मेशन से यहां देखिए 8H+ भी मिल रहे होंगे, देख लीजिए आप। इस प्रकार से यार फर्दर ऑक्सीडेशन हो पाएगी, आयरन 2+ आयरन 3+ में जा पाएगा। एक जगह से आयरन 2+ स्विमिंग करता हुआ, ठीक है, दूसरे रीजन तक पहुंच जाएगा। और वहां देखिए यार अगर O2 अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, तो इस प्रकार से रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा और पाउडर्ड फॉर्म में मिल रहा होगा स्क्रैच करने पर। चले आगे, चलिए 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 आगे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 के बाद बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि स्टेप नंबर 1 से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे रीजन की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे जिस रीजन में H+ आयंस मिल रहे होंगे। H+ आयंस टेक पार्ट इन रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ O2। अगर H+ आयंस नहीं होंगे तो यार रिडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। रिडक्शन प्रोसेस के होने के लिए H+ आयंस का होना जरूरी है। और ये मैं आपको बता दूं, pH 9 से ज्यादा हुई तो उस केस में रिडक्शन प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो पाएगी। उस केस में यार pH 9 होगी तो आप खुद आइडिया लगाइए मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और एक और बात जान लीजिए, अगर रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो सेल फिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो साइमल्टेनियसली होती है, तभी तो सेल फिजिबल बन पाएगा जब ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन प्रोसेस हो। तो यानी इस रिडक्शन प्रोसेस की भी काफी अहमियत होगी। यानी इस प्रकार से 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन प्रोसेस H+ की सफिशिएंट कंसंट्रेशन पर हो रही होगी। H+ की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे तो यार रिडक्शन की पॉसिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉन्स की उस रीजन में जहां पर H+ आयंस कम मिल रहे हैं, माइग्रेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी H+ आयंस की कंसंट्रेशन एसिड रेंज से सफिशिएंट मिलनी चाहिए, तभी जाकर रिडक्शन प्रोसेस फिजिबल हो पाएगी। इस प्रकार से यार फॉर्मेशन होगी H2 की। यहां से जो रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा होगा 1.23 वोल्ट मिल रहा होगा। 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, 1.23 वोल्ट, इतना रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा होगा। अगर यार इतना रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा होगा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसी प्रोसेस फिजिबल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। डेल्टा जी इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। मामला क्लियर है, ये प्रोसेस फिजिबल होगी। अब जान लीजिए यार इस प्रोसेस को, अगर ये प्रोसेस नंबर 1 है, इसको अगर यार 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस प्रोसेस नंबर 2 में ऐड कर दें, मुझे लगता है 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, मस्त हो जाएगा, नेट सेल इक्वेशन मिल जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां कोरोजन के केस में जो मेटल पीस है ये सेल की तरह काम करता है। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे 2 में ऐड कर दें, इसे प्रोसेस 2 में ऐड कर दें, प्रोसेस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए इस प्रकार से 2 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिल पाएंगे। जी हाँ, और यार इससे देखिए इस प्रोसेस 2 में ऐड कर दिया जाए, देन वी गेट नेट सेल इक्वेशन, नेट सेल इक्वेशन ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, इसे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल क्यों बोला गया है? क्योंकि यार यहां पर केमिकल एनर्जी is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा हो पाया है, ध्यान से देखिए ऐसा किस प्रकार से हो पाया है, ध्यान से देखिए ऐसा किस प्रकार से हो पाया है। यहां से देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो पाया है, डिफरेंट कलर से यहां पर इंडिकेट करेंगे, मुझे लगता है विजिबिलिटी आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। इस प्रकार से Fe gives us Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू 2, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। एसिड रेन से H प्लस आयंस मिलते हैं, O2 की रिडक्शन हो रही होगी, इस प्रकार से H2 की फॉर्मेशन हो रही होगी। नेट सेल इक्वेशन की बात की जाए, जल्दी से इन दोनों को ऐड किया जाए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करने पर देखिए यार 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे होंगे। क्या मिलेगा आपको? Fe प्लस 4H प्लस O2, और इसे यार 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 Fe आपको मिल पाएंगे, गिव्स अस देखिए यहां आपको मिल पाएंगे 2 Fe2 प्लस 2H2। आपके पास नेट सेल इक्वेशन ये होगी, जो कि यार गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल के लिए होगी। मामला क्लियर है? अगर यार आपको ये कहानी क्लियर है तो आगे चलते हैं, फिर इसे और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। किस प्रकार से? इनकी स्टेट को भी मेंशन किया जाए साथ में। कैसे? 2Fe सॉलिड प्लस 4H प्लस एक्वस। जी हां, एक्वस मीडियम होगा, पानी भी होगा, O2 गैस भी होगी। जी हां, कोरोजन के लिए यार H प्लस आयंस का होना बेहद जरूरी है और O2 गैस का होना भी जरूरी है, तभी तो कोरोजन हो पाएगा। इनमें से किसी की भी सप्लाई कट कर दी जाए तो कोरोजन नहीं हो पाएगा। याद रखिए आप इस पॉइंट को। और ये पॉइंट तो शायद हमने यार स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये देखिए यहां से आपको H प्लस आयंस मिल रहे होंगे और यार H2O में इनकी मूवमेंट हो पाएगी तो H2 का होना भी जरूरी है। यहां से देखिए ये एसिडिक गैसेज है, H प्लस आयंस मिल पाएंगे, O2 का होना भी जरूरी है और इनकी मूवमेंट देखिए पानी में हो पाएगी। और O2 भी यार जितनी हमें चाहिए होगी कोरोजन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये पानी से ही तो मिल पाएगी, पानी में कुछ डिसोल्व भी होगी और सप्लाई भी हो रही होगी, एटमॉस्फेयर से O2 सप्लाई भी हो रही होगी। तो O2 का होना जरूरी है, H प्लस का होना जरूरी है और पानी का होना जरूरी है। H प्लस आयंस मिलते हैं इन एसिडिक गैसेज से। कहां से मिलते हैं? एसिडिक गैसेज से। मामला क्लियर है? चलिए, अगर आपको यह कहानी क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, यह आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा और इस प्रकार से देखिए 4H प्लस एक्वस प्लस O2 गैस, यहां से आपको क्या मिल पाएगा? नेट सेल इक्वेशन से आपको क्या मिल पाएगा? आपको 2 आयरन 2 प्लस एक्वस मिल पाएंगे और यार 2H2 बन रहे होंगे। फर्दर ये आयरन 2 प्लस O2 एंड H2 के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। आयरन 2 प्लस का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये जाएंगे यार आयरन 3 प्लस तक। तो क्या होगा इस ऑक्सीडेशन से? इसकी फॉर्मेशन होगी Fe2O3.XH2O, इसकी फॉर्मेशन होगी जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसे आप क्या बोलेंगे? जिसे आप रस्ट बोलेंगे। जिसका कलर कैसा होगा? जिसका कलर यार रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है, ब्राउन कलर होगा, इसकी फॉर्मेशन हो रही होगी। कंप्लीट मैकेनिज्म आपको क्लियर है? चलिए यार, इसके बाद हमें
प्रिवेंशन टेक्निक्स की बात करनी है, मेटल को बिगड़ने से बचाना है, यानी हमें बात करनी है प्रिवेंशन टेक्निक्स ऑफ कोरोजन की। काफी सारे टेक्निक्स है यार जिससे हम मेटल को कोरोड होने से बचा पाएंगे। इसमें पहली शानदार टेक्निक आपके सामने है बैरियर प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको इसके नाम से इंडिकेट हो रहा होगा, corrosion of metals can be prevented by putting down a barrier layer in between surface of metal and atmospheric components। यानी जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं मेटल के साथ, अगर इस सप्लाई को कट कर दिया जाए, अगर मेटल सरफेस पर कोई लेयर हो जो कि यार मेटल के कोरोजन को रोक रही हो, आयरन मेटल के कोरोजन को रोक रही हो, ऐसी लेयर यहां पर देखिए प्रोटेक्टिव लेयर हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेटल का कोरोजन आसान होगा, मेटल का कोरोजन हो पाएगा। तो यार ये लेयर, ये जो बैरियर प्रोटेक्शन है, ये किस प्रकार से यहां पर अप्लाई की जा सकती है? सरफेस ऑफ मेटल इज कोटेड बाय पेंटिंग इट। पेंट किया जा सकता है, मेटल सरफेस को पेंट से कवर किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे यार जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट जो सप्लाई होगी, डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट होगा, ये कट हो जाएगा। यानी पेंट अप्लाई किया जा सकता है, पेंटिंग की जा सकती है। इसके बाद देखिए, बाय अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल। जी हां, ग्रीस और ऑयल अप्लाई करने पर भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट O2 H+ मॉइस्चर का नहीं हो पाएगा और मेटल कोरोड नहीं हो पाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, बाय डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल। अगर ऐसी कोई नॉन कोरोसिव मेटल डिपॉजिट करती जाए जिसका यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी कम है, उस केस में भी आयरन को कोरोड होने से बचाया जा सकता है। काफी सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनका यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से कम है। रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन मेटल्स की बात की जा चुकी है। इसके बाद देखिए, बाय एलोइंग, एलोय यूज करने से, जैसे स्टेनलेस स्टील यूज करने से कोरोड होने से बचाया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम और निकल होंगे, ये क्रोमियम और निकल आयरन को कोरोड होने से बचा रहे होंगे इस प्रकार से एलोय यूज करने पर। ठीक है, एलोय कौन सा? स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्या होंगे? आयरन के साथ क्रोमियम निकल होंगे जो कि यार इसको कोरोड होने से बचा रहे होंगे। मामला क्लियर है? एलोइंग से भी हम क्या कर सकते हैं? मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। इस पॉइंट को आपने किया अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, बाय कनेक्टिंग मेटल विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कनेक्ट करते हुए, किसके थ्रू? वायर के थ्रू आप बचा सकते हैं कोरोड होने से। कैसे? देखिए, ये हमारे पास आयरन मेटल पीस है, इसको यार इस प्रकार से देखिए, जिंक के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, ये क्या है? जिंक है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नोट कीजिए, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। जिंक यार ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। जिस आयरन का एनोड की तरह बिहेव करने की वजह से कोरोजन हो रहा था, अब एनोड की तरह देखिए कौन बिहेव कर रहा होगा? जिंक बिहेव कर रहा होगा। यहां से जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, जब ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहां सप्लाई कर रहा होगा। इससे इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी आयरन एक्ट एज कैथोड। इस प्रकार के कनेक्शन को डेवलप करने से क्या होगा? इस प्रकार से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करेंगे और आयरन का चार्ज कैसा हो जाएगा? पोलैरिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसा आयरन यार कैथोड की तरह यहां पर काम कर रहा होगा। आयरन एक्ट एज कैथोड। ठीक है जी, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा होगा, देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस।
अगर यार ये कैथोड की तरह काम कर रहा होगा तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? ऑक्सीडेशन नहीं होगा अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा होगा। यहां तो यार रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। Hence iron is prevented from corrosion. आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट किया गया है। मामला क्लियर है? और यार इस टाइप की टेक्निक को इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोलते हैं और इसके अलावा कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आपने कैथोड बना दी है। कैथोड बनाते हुए आपने आयरन को कोरोड होने से बचा लिया है, बिगड़ने से बचा लिया है। ठीक है जी। इसे यार कैथोडिक प्रोटेक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। इसे आप क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस प्रोसेस को यार कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलेंगे। मामला क्लियर है? अगर यार आपको यह कहानी क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, तो रेडी हो जाए यार लास्ट टाइप की प्रोटेक्शन को जानने के लिए। फर्स्ट टाइप आपने क्या देखा? आपने देखा बैरियर प्रोटेक्शन, है ना। एक बैरियर लेयर अप्लाई करते हुए हम मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा? एलोइंग से भी, है ना, एलोय यूज करने से भी हम मेटल को यार कोरोड होने से बचा पाएंगे। मामला क्लियर है? तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा? अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से अगर इस प्रकार से कनेक्शन बनाते हैं वायर के थ्रू, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये आयरन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी ऑक्सीडेशन का सवाल ही नहीं उठ सकता है। यानी इसको हमने यार इस प्रकार से बचा लिया है ऑक्सीडाइज होने से। अब बारी है यार सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को जानने की। किसको जानने की? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को जानने की, यानी पॉइंट नंबर 4 को जानने की। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है? सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना। मतलब यहां कोई ना कोई मेटल बलिदान दे रही होगी, और बलिदान कैसे दे रही होगी? अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हुए, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रही होगी और आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा रही होगी। ऐसे आप बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवी में देखते होंगे, जब भी विलन आता है तो कोई ना कोई बीच में कूद जाएगा और हीरो को बचा लेगा और अपना बलिदान दे देगा। वैसे बॉलीवुड मूवीज में ऐसा काफी बार देखने को मिलता है, हीरो को बचाया जाता है, गोली किसी और को लगती है ना, देखते हैं ना आप। तो ऐसा ही यार कुछ यहां भी होगा। यहां भी दूसरी मेटल बलिदान दे रही होगी। इसे हम बोलेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या बोलेंगे इसे? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इट इन्वॉल्व्स कवरिंग ऑफ आयरन मेटल विद लेयर ऑफ मोर एक्टिव मेटल। जी हाँ, आयरन मेटल को ज्यादा एक्टिव मेटल से कवर किया जाएगा। इससे क्या होगा? दीज एक्टिव मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू आयरन। ये जो यार ज्यादा एक्टिव मेटल्स होंगी ये ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगी, तो आयरन को प्रिवेंट किया जाएगा ऑक्सीडेशन से, रस्टिंग से। ठीक है जी। द मेटल कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ टेस्ट मेटल किसको बोला गया है? आयरन को, जिसको यार कोरोजन से बचाना है। ठीक है। द मेटल कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टेस्ट मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। The metal coating on the surface of test metal is called electroplating. दूसरी मेटल की जो कोटिंग होगी, जिस मेटल को कोरोड होने से बचाना उसके ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये कितने प्रकार से यहां पर की जा सकती है, यानी ज्यादा एक्टिव मेटल की जो लेयर है ये हम कितने प्रकार से यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, स्प्रे ऑफ मोल्टन मेटल ऑन टेस्ट मेटल। ये जो स्प्रे होगा ये कौन सी मेटल का होगा? ये यार जिंक मेटल का होगा। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा एक्टिव है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगी और क्या होगा? और यार आयरन ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। मामला क्लियर है? आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, बाय डीपिंग आयरन पीस और आयरन शीट इनटू मोल्टन मेटल। जिंक मेटल में जो मोल्टन मेटल है इसमें यार डिप कर दिया जाए आयरन पीस को, तो क्या होगा? जिंक की लेयर उस आयरन पीस के ऊपर
हो जाएगी ऑक्यूपाई। मुझे लगता है जिंक की लेयर और जिंक की फिल्म उस आयरन मेटल के ऊपर अप्लाई होने की वजह से वह आयरन मेटल क्या हो जाएगी, आयरन मेटल प्रिवेंट हो जाएगी कोरोजन से। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा होगा, अगेन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा जिंक। आगे देखिए बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस यार इलेक्ट्रोलिसिस से क्रोमियम निकल एटसेट्रा इस टाइप की मेटल की कोटिंग मिल रही होगी, इस टाइप की मेटल की लेयर मिल रही होगी आयरन की सरफेस पर। इससे क्या हो जाएगा, इससे यार आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बाय कवरिंग मेटल सरफेस विद जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पाउडर डिसोल्व्ड इन पेंट्स। पेंट्स में यार इनको डिसोल्व करते हुए जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को डिसोल्व करते हुए हम क्या कर लेंगे, हम मेटल के सरफेस पर पेंटिंग करेंगे। तो यार ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आपको कहां मिल रहे होंगे, आयरन मेटल के सरफेस पर मिल रहे होंगे, जो कि आयरन मेटल को कोरोजन से बचा रहे होंगे। इसे हम बोलेंगे दूसरी मेटल का बलिदान, जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा रही है। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे यार, इस टेक्निक को बोलेंगे हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर यार इस टेक्निक को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलेंगे तो देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लीजिए। देखिए द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ध्यान से देखिए, इसको सुनने से आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग क्या है, इज कॉल्ड डैश डैश डैश। क्या है ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं यार गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। याद आया आपको, इज कोल्ड एक फेमस प्रोसेस याद आया होगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके तहत यार हम देखिए इस प्रकार से आयरन सरफेस पर जिंक की कोटिंग देखिए अप्लाई करते हैं। तो यहां देखिए जो जिंक होगा ये बलिदान दे रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और यार आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा रहा होगा। ये क्या होगी, ये जिंक यार सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होगी। मामला क्लियर है। और इस प्रकार की सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आयरन की जिंक की कोटिंग से की जा सकती है, इसे बोला जाएगा गैल्वेनाइजेशन। मामला क्लियर है क्या? आगे देखिए, आगे यार लास्ट टाइप की आप प्रिवेंशन टेक्निक को जानेंगे। अभी तक हमने बात की है, देखिए टेक्निक 4 तक, ये टेक्निक नंबर 4 है। अब बारी यार लास्ट टेक्निक की, टेक्निक नंबर 5 की। टेक्निक नंबर 5 बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को यूज करने से आप देखिए किस प्रकार से मेटल को कोरोड होने से बचा पाएंगे। देखिए व्हेन आयरन मेटल, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, काफी कम लोग जानते हैं। व्हेन आयरन मेटल इज डिप्ड, डुबा देंगे किसमें, डिप्ड इनटू एल्कलाइन salt solution of chromates and phosphates क्या होगा, ऐसा करने पर क्या होगा, then protective layer of insoluble, जी हां इनसोल्यूबल लेयर बनेगी जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इनसोल्यूबल मेटल क्रोमेट और फॉस्फेट is formed
this type of solution are named as anti-rust सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इनको? एंटी रस्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना, जो कि यार रस्टिंग से बचा रहे होंगे मेटल को। मामला क्लियर है? अरे मामला क्लियर है। इस प्रकार से मेटल के सरफेस पर देखिए किसकी लेयर मिल रही होगी? मेटल के सरफेस पर यार लेयर मिल रही होगी, इनसोल्यूबल लेयर मेटल क्रोमेट की और मेटल फोस्फेट की, जो कि यार एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के कांटेक्ट से मेटल को बचा रही होगी, ठीक है जी। जब कांटेक्ट में होंगे नहीं एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स तो क्या ऑक्सीडाइज कर पाएंगे मेटल को? नहीं कर पाएंगे। मेटल क्रोमेट्स, मेटल फोस्फेट्स, ठीक है जी, इनकी इनसोल्यूबल लेयर मेटल की सरफेस पर होगी। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? एंटी रस्ट। क्या बोलेंगे? एंटी रस्ट बोलेंगे। इस प्रकार से यार हमने काफी सारी टेक्निक्स की बात कर ली है, बैरियर प्रोटेक्शन, एलोइंग, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और इसके बाद देखिए लास्ट में हमने बात की है इस प्रकार से एंटी रस्ट की। ऐसे सॉल्यूशन जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे होंगे ये आपके सामने है। क्या होंगे? ये होंगे यार एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट्स एंड फोस्फेट्स। इनके क्या यूज करेंगे? सोल्ट यूज करेंगे, और ये इस प्रकार से देखिए प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे होंगे। तो यार इस प्रकार से हमने कोरोजन की पूरी कहानी को जान लिया है, प्रिवेंशन टेक्निक्स को जान लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन को जान लिया। आई होप आपने इस पूरी गाथा को अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने तो यार अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा दी है आपको कोरोजन सिखाने में। मुझे लगता है आप भी पूरी एनर्जी लगा देंगे कोरोजन को अंडरस्टैंड करने में। नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको यार मॉड्यूल्स और डीपीपीज कल मिल जाएंगे। जो भी पेंडिंग मॉड्यूल्स और डीपीपीज हैं उनकी चिंता मत कीजिए, आपको कल सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो यार अगर आपने अपने प्यारे से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। चैनल नेम क्या होगा? देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं जानते हैं रसायन लीला, ये है टेलीग्राम चैनल का नेम। और अपना यार टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसे भी ज्वाइन कर लें। केमिस्ट्री ऑफिशियल, ठीक है जी, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इससे आप लैंड कर जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। उम्मीद है आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और आप पूरे एफर्ट्स डाल रहे होंगे। और एफर्ट्स डालिए यार, जितने एफर्ट्स डालेंगे उतने कम होंगे। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, नोट्स बनाइए प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राइटिंग में, बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए। और यार डीपीपी से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ऐसे ही जोरदार मेहनत करते रहना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू सो मच।